ये हो तो गया था, लेकिन अभी हम जो पूछे वो बताओ। हो तो गया था, ये पूछे तो बताओ। हाँ वो तो ट्विन डेफिशिएंट में खाली वही थोड़ी ना पढ़ना है कि जो हमको पूछा जाएगा। हाँ चलो कहाँ से स्टार्ट करो, जहाँ पे हाथ रखो तो वहीं से पढ़ेंगे। नंबर 3 वो तो ऐसे बताने वाला था। जीएसटी, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी इंट्रोड्यूस कब हुआ है, मतलब लागू कब से हुआ, 17 से। हाँ तो 17 से जब लागू हुआ तो इसने काम क्या किया कि बहुत सारे स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे वो कंबाइन हो गए किसमें, जीएसटी में। अब जब कंबाइन हो गए तो स्टेट को कुछ रेवेन्यू लॉस हुआ है। हाँ रेवेन्यू लॉस हुआ है, बहुत सारा हुआ है। अब इस रेवेन्यू लॉस क्यों हुआ है, जीएसटी की वजह से। और जीएसटी लाया कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना कंपनसेशन दो। तो एक रूल के हिसाब से बोला गया था कि 2017 से लेके 2022 तक दिया जाएगा, 5 साल तक। जो कंपनसेशन मतलब कि जो लॉस हो रहा है उस लॉस को जीएसटी कंपनसेशन सेस के तहत दे दिया जाएगा। हाँ और ये पैसा भी आप ही लोग दे रहे हो। क्या है, सेस, टैक्स ऑन टैक्स। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सरचार्ज, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए होता है और उसी चीज के लिए यूज भी होता है। कौन सरचार्ज, नहीं सेस। हाँ और फिर सरचार्ज दिन तो वो अमीर लोग मतलब अमीर हो गई। मतलब जैसे कि हाँ देखो देखो, सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। और ये किसी पर्पस के लिए लगाया जाएगा। अब यहाँ पे पर्पस क्या है, जीएसटी का कंपनसेशन देना है। अब जो जिस पर्पस के लिए लगाया उसी पर्पस पे दिया जाएगा। हाँ सरचार्ज क्या है, अमीरों के ऊपर लगता है, नेटवर्थ इनकी बहुत ज़्यादा है, उनके ऊपर एक फ्रैक्शन लगता है। और उसके पीछे ये ज़रूरी नहीं है कि जिस किसी एक पर्पस के ऊपर ही लगाया जाए, कोई मल्टीपल पर्पस जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा मन करे। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सेस और सरचार्ज में, नहीं हाँ ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी एक सिमिलैरिटी है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है, चाहे वो हो सेस चाहे वो हो सरचार्ज, ऐसी सुप्रीम कोर्ट में समझना है। फॉर एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो ये कहाँ जाता है, सीएफआई में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आर्टिकल, हाँ ये कौन सा आर्टिकल है, सीएफआई से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है पॉलिटी में, 266 267 क्या है, हमने बताया बहुत कुछ है और अभी बहुत कुछ बताएंगे। वो देखो ऐसे अल्लाह ठीक है। फिलहाल ये मेजर इशू नहीं है, हम क्यों बताएं, आपको पता करो, होमवर्क भी तो होता है कुछ। सीएफआई का नहीं पता करना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का भी पता करो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल पता करिए। हाँ बहुत सही, बहुत दोस्त। फिलहाल ये जो छोटी मोटी सी बात है, ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है कि इसमें क्या है, मुद्दा तो है दूसरा। देख लो, एक डेट बस लिख लो कि जनरली क्या था कि जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था वो दिया जाना था लगभग जून तक, जून 2022 तक देने जाना था। अभी क्या हुआ है कि 1 जुलाई 2022 से लेके 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, ये न्यूज़ है। अब न्यूज़ इतनी थी, जनरली क्या था कि 2017 से लेके 2022 तक दिया जाना था। लेकिन अभी क्या हुआ कि स्टेट ने बोला कि हम अभी तरीके से सब स्टेबल नहीं हो पाए, अभी हमको और इसकी ज़रूरत है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट कर रही है और कह रही 2026 तक तुमको दे देंगे, चलो खुश हो जाओ। और जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, मुद्दे हैं इसके बाद वाले। तो बताओ, हाइब्रिड सिक्योरिटी या स्पेशल 301 रिपोर्ट, स्पेशल 26 है, चलो ठीक है, वोट कर लो। हाँ कितने लोग सपोर्ट में स्पेशल 301 के, हाँ नहीं यार, मैं पढ़ाऊंगा हाइब्रिड। डोंट गॉसिप, हाँ आओ इधर आओ, मैदान में आओ, इधर आओ, अब आओ मजा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवी कामत साहब, याद रखो, केवी कामत साहब की अध्यक्षता में एक 20 मेंबर की कमेटी बनाई है।
ये भी याद रखना है कि कमेटी किस अध्यक्षता में बनी। तो अगर पूछ लिया जाए कि केवी कामत कमेटी आजकल न्यूज में थी, किससे संबंधित है, तो हाइब्रिड सिक्योरिटी से संबंधित है। अब ये किसने बनाई है केवी कामत साहब की? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, कैसी है? रेगुलेटरी नहीं है, रेगुलेटरी भी है, हाँ लाइक हाँ। इसने बनाया केवी कामत की अध्यक्षता में 20 मेंबर की कमेटी। पर्पस क्या है? टू चेक ऑल द मेजर प्रोस्पेक्ट रिगार्डिंग टू द हाइब्रिड सिक्योरिटी। हाइब्रिड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, कैसे लागू की जाए, कैसे फीजिबल होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजें इनको काम करना है। अब केवी कामत साहब को ये काम दिया गया हाइब्रिड सिक्योरिटी का। अब हमें पढ़ना है हाइब्रिड सिक्योरिटी। तो इसके डिटेल में जाने से पहले बस एक चीज, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये मान लो कि एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि डेट प्लस स्टॉक, या मैं डेट की जगह पे लिख दूं बॉन्ड और स्टॉक, या इसको लिख दूं इक्विटी, दोनों की तरीके से वर्क करें। एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि डेट, या जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, या इक्विटी जिसको हम लोग स्टॉक बोल रहे हैं, दोनों की तरीके से वर्क करें। अभी कुछ चलने पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन अभी पड़ेगा। हाँ, कुछ बेसिक चलना है, इसके लिए बेसिक जाना जरूरी है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट करेंगे, ग्रो ऐप पे इन्वेस्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है? हाइब्रिड सिक्योरिटी उस सिक्योरिटी के काम कर रहे हैं कि जो साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड की तरीके से भी वर्क करे और उसी तरीके से इक्विटी की तरीके से भी वर्क करे, उसको हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलेंगे। एक इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अभी टेंशन मत लेना क्या होता है। इसका एग्जांपल है कन्वर्टेबल बॉन्ड। एक इसका ये एग्जांपल है हाइब्रिड सिक्योरिटी का, और भी बहुत सी चीजें हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखना। अब देखो, इतना तो आई थिंक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं बात आगे। देखो, अगर मैं लिख रहा हूं बॉन्ड, अगर मैं इससे पूछूं तो, अगर इससे पूछूं तो कैजुअल मीनिंग में आप हमको इसका क्या सोल्यूशन दोगे? व्हाट इज बॉन्ड? डोंट से इट इज अ जेम्स बॉन्ड। तो हम कहेंगे डैनियल क्रेग, नो। हाँ, व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड का मतलब लीगल डॉक्यूमेंट हो जिसमें गवर्नमेंट का। ऑलवेज? क्या कॉर्पोरेट नहीं कर सकते बॉन्ड इशू? देन व्हाई गवर्नमेंट इज टेकिंग प्लेस इन दिस मैटर? गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाएगा तो बोलेंगे सोवरेन बॉन्ड। हाँ, सोवरेन बॉन्ड बोलेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी। देन हाउ, अगेन वो जो डेफिनेशन जो पाना चाह रहे हैं वो नहीं अभी आ रही है। बताओ क्या है बॉन्ड का मतलब? क्या है, क्या पर्पस होता है बॉन्ड का? इसको कोलेटरल की तरह यूज कर सकते हैं, कैन बी, बट इन सम इंस्टेंसेस द, कहते नहीं है कि मैं यहां हूं तो मेरा पर्पस है पढ़ाना, तो मेरा कोर पर्पस है, बाकी चाय पीना भी है, वो कोर पर्पस नहीं। कोर पर्पस क्या है? बॉन्ड का मतलब क्या होता है? वो डिपेंड करता है माहौल कैसा है। यील्ड तो मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। दो लोगों के बीच में मतलब कुछ पैसे को लेकर के बॉन्ड। हाँ, थोड़ा सा और इसको अच्छा करके बोलो, एकदम सही। कंपनी भी कर सकती है, सिर्फ कंपनी नहीं करती, कॉर्पोरेट कंपनीज सब कुछ। हाँ, तो इसको थोड़ा एग्रीमेंट। हाँ, थोड़ा और इसी को आगे बोलो। इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ध्यान से सुनो, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है लेकिन ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैटर ये होता है ना कि फाइनेंशियल मार्केट में से कहीं से एक पॉइंट निकालना है और उसको एक्सप्लेन करना है, इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक। फिलहाल बॉन्ड क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इसके जरिए से आप उधार ले सकते हो। एक वर्ड और होता है, देख लो साथ ही में, डिबेंचर। नाम सुना है? अब अगेन ये क्या होता है? सुना है, सुना है। सर कोई भी लोन जैसे किसी ने लिया है हाँ। तो हमें जो उसको इंटरेस्ट मिलना मतलब जो उसका फिक्स्ड है कि उसको मिलेगा, चाहे वो प्रॉफिट हो उस कंपनी का या लॉस हो, तो उसे डिबेंचर कहते हैं। देन व्हाट इज फ्यूचर एंड द ऑप्शंस?
देन हाउ डिबेंचर इज डिफरेंट फ्रॉम द बॉन्ड? देन व्हाट इज कूपन रेट? कूपन रेट हाँ, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड वगैरह होते हैं जो रिटेल डायरेक्ट गिल्ड और इंडिविजुअल गिल्ड के रूप में बेच सकते हैं उसको, मतलब बहुत डीपली ऊपर सुपरफिशियल। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल है। देखो बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, डिबेंचर इज ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट। पहली बात, दोनों डिफरेंस को, दोनों से ही पैसा उगाया जाता है। बॉन्ड को जारी कौन करता? कोई भी जारी कर सकता है, बड़े बिग कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स, हाँ ये सब जारी कर सकते हैं। बॉन्ड के साथ एक खास बात क्या होती है कि जब इसको जारी किया जाता है तो उसके साथ एक कोलेटरल को इशू किया जाता है। अगर बॉन्ड डिफॉल्ट होगा तो आप कोलेटरल को बेच के पैसा निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिबेंचर में क्या होता है, देयर इज नो एनी कोलेटरल, कोई कोलेटरल बैकिंग में नहीं होता। कोलेटरल का मतलब क्या है? ये रिस्की है, इट इज अ डिबेंचर इज इनसिक्योर बट द बॉन्ड इज सिक्योर। अब देखो जो चीज सिक्योर होती है उस पर इंटरेस्ट जो मिलता है, प्रॉफिट होता है, वो थोड़ा कम होता। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे थोड़ा सा कम होगा, बट यहां पे प्रॉफिट देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब इशू ये आता है कि अगर कोलेटरल नहीं है, कोलेटरल है तो हम जो डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उसको बॉन्ड बोल रहे हैं। कोलेटरल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिबेंचर बोल रहे हैं। बॉन्ड के ऊपर प्रॉफिट कम है, इसके ऊपर प्रॉफिट ज्यादा है। तो कोई आदमी डिबेंचर के ऊपर इन्वेस्ट करेगा ही क्यों? क्यों कोई डिबेंचर को खरीदेगा? प्रॉफिट ज्यादा है, हाँ ठीक है कह सकते हैं। रिस्क भी तो उतना ही ज्यादा है, अगर फेल होगा तो हालत भी तो खराब हो जाएगी, सब चला जाएगा। कुछ फेथ कैसे, जैसे मैं हूं, सपोज दैट मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा इन्वेस्ट हो, मैं वहां से पैसा कमाऊं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई विल इन्वेस्ट इनटू द बॉन्ड्स और इन द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में मुझे पता है पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क है, पैसा कम मिलेगा रिस्क कम है, मैं क्यों डिबेंचर के ऊपर जाऊंगा? सब चीजें हो सकती हैं। देखो इशू क्या क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट रेटिंग, नाम सुना है? अब देखो डिबेंचर जो है जनरली गवर्नमेंट नहीं इशू, जनरली गवर्नमेंट इशू नहीं करती। कौन इशू करता है? कंपनीज नॉर्मल से करती हैं। अब कंपनीज जब इस डिबेंचर को इशू करती है, बिकॉज उनके पास ज्यादा पैसा तो है नहीं कि वो कोलेटरल पीछे रखे, तो उनके पास कोई डेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए ना, तो वो बीइंग एज अ डिबेंचर उस डेट इंस्ट्रूमेंट के तरीके से वर्क करने लगता है। लेकिन कोई भी इनके ऊपर फेथ क्यों करे किसी कंपनी के ऊपर? तो वो फेथ करता उनके ऊपर नहीं बल्कि इन क्रेडिट रेटिंग के ऊपर फेथ करता है। उनकी क्रेडिट रेटिंग कितनी भी अच्छी हुई, जैसे कोई कंपनी है उससे पहले उसने लोन लिया था, उसको उसने चुकता कर दिया, तो उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या होगी? अच्छी होगी। इस आधार पर उसको मिलता है लोन मिल जाता। तो कहने का मतलब है यहां पर वर्ड हो रही है बॉन्ड की। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोलेटरल बैकिंग में होता है, इस पर प्रॉफिट एज कंपेयर टू डिबेंचर कम होगा। डिबेंचर क्या, ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट है बट इसमें कोलेटरल नहीं होता, तो इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। इतना बेसिक ध्यान में रखना, मतलब गिरवी वाला जैसे नहीं है, जैसे आप अगर पैसा लेने जाओगे, बगल में है ना मन्नापुरम गोल्ड लोन, तो वहां पे क्या कहे गोल्ड रखो, तो क्या गोल्ड क्या यही कोलेटरल है, क्या रख रहे हो? गिरवी गोल्ड रख रहे हो। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोलेटरल में क्या है वो एक अलग डिबेट है। फिलहाल ये हो गया बॉन्ड, सिंपल सी बात है। अब ये बॉन्ड क्या है? डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये बात हम समझ गए। अब इसके बाद दूसरा वर्ड हमने क्या यूज किया था? इक्विटी। इक्विटी जिसके लिए हम स्टॉक भी यूज कर रहे थे। इक्विटी क्या होता? हाँ शेयर, समथिंग शेयर। सपोज दैट अभी जोमेटो को सब जानते हैं, हाँ जोमेटो ने क्या काम किया अभी रिसेंट पास में, फॉर्चुनेटली मैंने भी उसमें किया था कि मुझे भी आईपीओ का मिल जाए। जोमेटो एक कंपनी थी जिसको किसी पर्सन ने बनाया, वो काम कर रहा था, तो जब कंपनी बनती तो थोड़ा ग्रो करती तो उसको पैसा, उसके डे टू डे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, पैसा उसके पास है नहीं, तो पैसा क्या करती है? मार्केट में उसको लिस्ट कराती है। मार्केट इसका मतलब शेयर मार्केट में। तो जोमेटो ने क्या किया कि इसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराया,
और जब फर्स्ट टाइम किसी भी कंपनी को लिस्ट कराया जाता है तो उस वाले प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्टली पब्लिक ऑफरिंग हुई। अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि 100% जो शेयर थे, मतलब टोटल कंपनी किसकी थी, जोमेटो के जो ओनर थे उनकी थी, जो भी इनके रहे हो। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि इसका एक फ्रैक्शन हम रखेंगे, सब कुछ फ्रैक्शन हम रखेंगे और कुछ फ्रैक्शन अब पब्लिक को देने जा रहे हैं। तो जो फ्रैक्शन इन्होंने आईपीओ के रूप में, मान लो कि सपोज है 60% स्टेक होल्डर अपने पास रखा, 40% को बोल दिया कि हम मार्केट में रखने जा रहे हैं। तो मार्केट में जो 40% का आईपीओ लॉन्च किया वो किसी एक पर्सन के पास नहीं जाएगा, जिसको जिसको आईपीओ अलॉट होगा उसको उसको मिल जाएगा। जैसे शेयर मार्केट की बहुत इंटरनल बात बता रहा हूँ कि जब कभी भी शेयर अलॉट होता है तो कंपनी जैसे 40 है, अब इसको डिवाइड करती है स्लॉट में। अब 40% के हिसाब से जितने भी शेयर हो जाए, हो सकता है 10-10 के शेयर बना दे, और एक जो स्लॉट होती है लगभग 13 से लेकर 15,000 के बीच में होती है। तो इस हिसाब से अगर वैसे मान लो कोई लॉट है जिसमें 100 शेयर है, 100 शेयर्स है और 15,000 की मिल गई, तो इसका मतलब क्या, एक शेयर की कीमत कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 100, 15,000 डिवाइडेड बाय 100। इसी हिसाब से एक शेयर की कीमत होती है। कभी कभी एक लॉट जो कि 15,000 की मिल रही है उसमें मात्र 10 शेयर हैं, तो एक शेयर की कीमत लगभग 1,500 रुपये होगी। तो डिपेंड करता है वो कंपनी कैसे कर रही। तो कंपनी क्या करती है, आईपीओ को उसने लॉन्च किया। अब जब आईपीओ को लॉन्च किया तो किसी पर्सन के हाथ में कुछ ना कुछ तो शेयर आएंगे, वही बस उसकी इक्विटी है। इसमें क्या होता है कि कंपनी लोगों से पैसा लेके अपनी कंपनी का जो शेयर है वो दूसरों को दे रही है। अब जब उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट किससे शेयर करेगी, अपने शेयर होल्डर से। उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ध्यान रखना, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। अभी क्या है, ये इक्विटी है, ये भी एक तरह की सिक्योरिटी है, बॉन्ड है वो भी एक तरह की सिक्योरिटी है। अब जो हाइब्रिड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि कोई एक ऐसी सिक्योरिटी हो जो एक टाइम पे वो बॉन्ड की तरीके से भी वर्क करे और साथ ही साथ किस तरीके से वर्क करे, इक्विटी की तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सिक्योरिटी। अभी ये इंडिया में पूरे तरीके से लागू नहीं है। इसके ऊपर केवी कामत जी की एक कमेटी बनाई गई है जो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगा। तो अब क्या हो गया, हाइब्रिड सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, इस इक्विटी को, हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या है, ये इक्विटी और बॉन्ड या डेट के तरीके, दोनों तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब देखो ये कैसे वर्क करेगी, ध्यान रखना। इसका एक एग्जांपल हमने क्या बनाया था, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोल दो। अब देखो क्या है, मान लो कि एक पर्सन है, जैसे कोई एक कंपनी है जिसने अपना एक बॉन्ड इशू किया, ठीक है। तो बॉन्ड इशू करने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, इस पर कूपन रेट होता, फेस वैल्यू होती है और भी मैच्योरिटी पीरियड होता, सब कुछ होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो ये इसने किया बॉन्ड इशू, तो जब इसका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो ये बॉन्ड, जैसे मान लो कि 100 रुपीज का था और किसी इन्वेस्टर ने इनको 100 रुपीज दिए, तो जब ये एक साल के बाद, जैसे सपोज इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का है, तो 1 साल के बाद इनको, जिन्होंने बॉन्ड इशू किया था, 100 रुपए इन्वेस्टर को देने पड़ेंगे ना, वापस लौटाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो मान लें इनके पास पैसा नहीं है, तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, कहेंगे जो हमने तुमसे बॉन्ड लिया था अब हम उसको कन्वर्ट कर दे रहे इक्विटी में। हम उसको क्या कन्वर्ट कर दे रहे, इक्विटी में। अगर हमारे पास पैसा होगा तुम्हारा पैसा हम भर देंगे, नहीं है तो हम तुम्हें अपनी कंपनी का शेयर दे रहे हैं। गुड आइडिया, व्हाट अ बैड, नथिंग। इसमें क्या हो रहा है कि इनके पास इनका पैसा भी नहीं गया, सेफ है इनके पास, जो भी था नहीं था, जो भी इशू था, उस बंदे को भी सुकून है कि हमें भाई शेयर्स मिल गए। इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बहुत ध्यान रखना, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिबेंचर। एक क्वेश्चन आया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, 2020 या 21 का क्वेश्चन है। पूछा गया था एफडीआई में, ऐसे पूछा था कि बताइए एफडीआई में इनमें से किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो पता उसने ऑप्शन क्या क्या दिए थे, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए हुए थे। अब बताओ ये क्या एफडीआई में इंक्लूडेड होगा, अभी कुछ आइडिया नहीं है हमें। अभी क्या होता है, अब ये यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा, वो क्या पूछती है भाई व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज डिबेंचर, नॉर्मल नॉर्मल सब पूछ लेती, ऐसा क्यों पूछा गया। अभी कल हम लोग न्यूज पढ़ रहे थे कि मार्केट से पैसा एक एक रात में पता नहीं कितने कितने लाखों करोड़ों पे वापस हो जाता। तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, एफआईआई का,
FDI FPI का कॉन्सेप्ट आता। तो जब इस तरह की न्यूज़ आती है ना, तो उसमें जो सबसे डिबेटेबल कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अब देखो क्या होता है कि कोई भी बाहरी पर्सन आके अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में से एक इंस्ट्रूमेंट था फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब ये कैसे पता चलेगा आपको? अगेन दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। यू हैव टू मस्ट रीड द करंट अफेयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस rather than it is a devastating situation. You know that it properly. इशू इज दैट कि हमें क्या करना है, वो फैक्ट नहीं लेना। अभी जैसे सपोज दैट मैं 101% बोल रहा हूँ कि इफ आई एम आस्किंग टू एनी वन व्हाट इज हाइब्रिड सिक्योरिटी, डेफिनेटली अगर उसने पढ़ा तो बता देगा कि एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि बॉन्ड की तरीके से भी वर्क करिए, इक्विटी की तरीके से वर्क करिए। देन व्हाट डज इट मीन्स? और हम क्या करेंगे, सपोज दैट केवी कामत की जगह आप होते तब आप क्या करते? हाँ, तो हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है, समझना वो कैसे वर्क करेंगी, चीज़ों से अपडेट भी रहना। इज दैट क्लियर? सिंपल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर लेते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी के बारे में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी गठित की है केवी कामत जी की अध्यक्षता में। 20 मेंबर की कमेटी है। उसका काम क्या है कि हाइब्रिड सिक्योरिटी इंडिया में किस तरीके से फीजिबल है, नहीं है, कैसे काम कर सकती, सारे पॉसिबिलिटीज के ऊपर आप जांच करके हमको बताओ। अब हाइब्रिड सिक्योरिटी आया। हाइब्रिड सिक्योरिटी है क्या? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ऐसी सिक्योरिटी जो कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड का भी वर्क कर रही है, इक्विटी का भी वर्क कर रही है। देन अगर बॉन्ड और इक्विटी है तो बॉन्ड होता क्या है, इक्विटी क्या होता है, इसके बारे में जानना जरूरी। बॉन्ड क्या है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि कोलेटरल बैकिंग पे होता, पीछे कोलेटरल है, ये रिस्की कम होता लेकिन प्रॉफिट भी इस पे कम है। साइमल्टेनियसली एक वर्ड और आता है जो कि बॉन्ड से रिलेटेड है, वो है डिबेंचर। डिबेंचर भी क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। साथ ही साथ ये जो कंपनीज इसको इश्यू करती हैं इसके ऊपर रिस्क ज़्यादा है, कोलेटरल नहीं है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तो लोग इसके ऊपर आते हैं। तो बॉन्ड के ऊपर कोलेटरल है, डिबेंचर के ऊपर कोलेटरल नहीं है, तो कोई भी रिस्की इंस्ट्रूमेंट में क्यों पैसा लगाए? तो लगाता है उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के आधार के ऊपर। तो क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर रोल प्ले करती है। अब क्रेडिट रेटिंग क्या है? सिबिल बिल का नाम सुना? सिबिल क्रिसिल का नाम सुना? पढ़ना, वो सब चीज़ें देखना, इसमें मिल जाएगा, है ना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अलग अलग तरह की होती हैं, उसको देखना, एकरा सब कुछ है बहरहाल। तो ये हो गया डिबेंचर के बारे में डिफरेंस। अब इक्विटी क्या होती? इक्विटी क्या है? इज जस्ट लाइक अ शेयर्स, है ना। शेयर्स की जनरली नहीं, बट दे आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर, ठीक है। हाँ, बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग, कहीं कहीं पे तो बॉन्ड और डिबेंचर को भी सिनोनिम्स में लिया जाता, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि बेसिक सारे फिलहाल अभी क्या है, इक्विटी शेयर्स आर बोथ आर नियरली आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब ये इक्विटी हो गई। अब हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या है? दोनों तरीके से वर्क कर रही है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? इसका एग्जांपल कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि सपोज दैट ये वर्क कैसे करेगी हाइब्रिड सिक्योरिटी, कि अगर किसी भी कंपनी ने किसी को कोई बॉन्ड इशू किया है तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद वो पर्सन को पैसा, जब सिक्योरिटी वापस लौटाएगा तो उसको पैसा चाहिए होगा। तो उस समय अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो वो क्या कहती है कि भैया तुम्हारा जितना बड़ा बॉन्ड है उसको हम तुम्हारे इक्विटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इस तरीके से कोई बॉन्ड कर, ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो उसको होमवर्क में रख सकते हो। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कूपन रेट, फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। किसी को पता है इसके बारे में? बॉन्ड से शेयर का जो अमाउंट होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। शेयर्स का अमाउंट, हाँ हाँ रुपीज का जो नोट वगैरह उसकी फेस वैल्यू डिफर करती है। हाँ। तो फेस वैल्यू जो उस पे लिखी होती है वो उसके if we take the example of bond, then what is face value and what is the coupon rate? बॉन्ड को देख के उसके बिहाफ पे मतलब करेंसी ट्रेड करते हैं। सपोज दैट अगर एक पर्सन है, जैसे मान लो कि किसी भी बॉन्ड के ऊपर 100 रुपए फेस वैल्यू लिखी हुई है, तो उसकी वो फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी नहीं है, मतलब फिएट करेंसी। तो मतलब इससे मतलब क्या है? फेस वैल्यू का मतलब क्या है? लिखा है कि 100 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन जब रिडीम होगा वापस के तब इसको 100 रुपए दिए जाएंगे। किसको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर हमें कितना देगा? फेस वैल्यू से कम वैल्यू देगा। जैसे 100 रुपए का है तो जो 100 रुपए, जैसे मेरे पास बॉन्ड है, मैं कंपनी हूँ, मैंने कहा मुझे एक बॉन्ड से 100 रुपए चाहिए, तो मैंने एक बॉन्ड इशू किया, उसके ऊपर लिख दिया 100 रुपए का बॉन्ड है। तो एक इन्वेस्टर आएगा, कहेगा हाँ तुम्हारा बॉन्ड मैं खरीदूंगा, तो इन्वेस्टर मुझे कितना देगा? 100 रुपए नहीं देगा, कुछ रुपए कम देगा।
कितने कम देगा? 90 रुपये मान लो उसने दिए, लेकिन जब मैं उसको वापस ही करूंगा तो उसको कितना दूंगा? फेस वैल्यू के ऊपर पैसा दूंगा, ठीक है। अब जो जो कम करके उसने दिया वही तो उसका प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट जो होता है उसी को हम लोग नॉर्मल बेसिस में इंटरेस्ट बोलते हैं ना, कि इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जो बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो ये इंटरेस्ट होता है उसको कूपन रेट बोला जाता है, किसके ऊपर कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज नोन एज कूपन रेट। अगेन ये इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बात करें। कोई गवर्नमेंट बॉन्ड के 2 गवर्नमेंट बॉन्ड के नाम बताओ, सोवरिन बॉन्ड के अलावा। देखो इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, हाँ, कैन बी कॉल्ड एज, कैन बी कॉल्ड नेशनल, हाँ चलो इस हिसाब से तो बता दिया। अब ये बताओ लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड द शॉर्ट टर्म बॉन्ड बताओ। ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, हाँ कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल में क्या रिलेशन है? हाँ 1 to 90 डेज के लिए कैश मैनेजमेंट बिल, 91 to 364 डेज इज ट्रेजरी बिल, टी बिल होता है, ठीक है। टी बिल क्या 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी पीरियड पे भी होते हैं? अब 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है, तो इसको क्या बोलते हैं? जीसेक बोल देते हैं। अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया, डन है। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े, इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है। ध्यान रखना, मतलब कि सावधानी हटनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल 26, ओह स्पेशल 301 रिपोर्ट, मूवी है लेकिन यहाँ पे स्पेशल 301 है। स्पेशल 26 देखो, देखो क्या है स्पेशल 301, एक रिपोर्ट है, एक ये रिपोर्ट है जो कि इंडिया में पब्लिश नहीं होती है। ये रिपोर्ट होती है यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट की एक संस्था है यूएसटीआर, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये रिपोर्ट, ये संस्था जो है यूनाइटेड स्टेट की, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है एनुअली। एनुअली ये रिपोर्ट पब्लिश करता, ठीक। और इसमें क्या है, 2 तरह के कंटेक्स्ट होते हैं, 2 चीजें इसके अंदर इस रिपोर्ट में मेनली मेंशन होती हैं। एक होती है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, और दूसरी होती है वॉच लिस्ट। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 रिपोर्ट्स होती है इसके अंतर्गत। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट जो है ये एनुअली यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश करता है, और इसके अंतर्गत 2 इंडेक्सेस होते हैं, जिसको एक को क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, और दूसरी होती है वॉच लिस्ट। ध्यान रखना, अभी अगर डेटा चेंज नहीं हुआ है तो जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था तो इसमें 33 कंट्रीज के नाम है, 33 कंट्रीज के नाम है। और जो इसमें प्रायोरिटी लिस्ट है इसमें 6 से लेके 10, 6 से 10 ना बोल के 6 से 8 मान लो, क्योंकि ये चेंज हुआ करता तो बहुत बड़ा मैटर वो नहीं है। 6 से लेके हैं, और बाकी जो रेस्ट हैं वो इसमें आते हैं। न्यूज में ये इस वजह से है क्योंकि इंडिया जो है वो इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। इंडिया इस प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब बताइए अच्छा है बुरा? वॉच लिस्ट थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बुरा ही है। देखो इससे पहले कभी सुना इसके बारे में ना? हाँ, इसका पेपर पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग ना, देखो होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। ये तो पढ़ा ही होगा ना, इतना तो पता ही होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। बोला ये जाता है कि ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, हमने सारे फैक्ट तो बता दिए, लेकिन ये रिपोर्ट करती क्या है ये नहीं बताया। ये रिपोर्ट क्या करती है कि जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट के साथ डिफरेंट कंट्रीज अपना व्यापार करती है, और वो कंट्रीज जो कि यूनाइटेड स्टेट के जो इन्वेस्टर हैं, जो लोग हैं जो उस कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो कंट्री
आईपीआर के कंटेक्स्ट में कुछ झोला जाली कर रही है, if that particular country doing some झोला जाली with respect to IPR, हाँ like this, कुछ दिक्कत कर रही है, डिनाई करी बातों का, ये करिए, तो ऐसी कंट्रीज को इन दो में लिख दिया जाता। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो थोड़ा बहुत कर रही होती है तो उनको वॉच लिस्ट में लिखते हैं, और जो कुछ ज्यादा ही उधम मचा रही होती है उनको प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में लिखा जाता। इंडिया अब ये मतलब क्या करते हैं, अब लिख लो सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 के साथ यूएसए को प्रॉब्लम है। अब देखो यहीं से चीजें क्या होती है, हमको क्या देखना है, आंखें खोल के रखनी है। देखो बात समझ में आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा शॉर्ट करूं ताकि रहता ना फैले। देखो स्पेशल 301 रिपोर्ट ये यूएसटीआर पब्लिश करता है एनुअली, और इसमें दो तरह के इंडेक्सेस होते हैं, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट एंड वॉच लिस्ट होती है। अप्रोक्सीमेटली 33 कंट्रीज है, देख लेना आगे पीछे जो भी हुआ हो डेटा। अब ये रिपोर्ट करती क्या है, ये रिपोर्ट ये बताती है कि जो यूएसए के दूसरे कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होता है तो उसमें जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उसमें जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, अगर वो कंट्री किसी तरीके से यूएस के लोगों के आईपीआर को हर्ट कर रही है या डिनाई करी किसी तरीके से कुछ झोलम जाली कर रही है, तो वो उस कंट्री को उठाते हैं और इस लिस्ट में डाल देते हैं। जो कम करती है उसको इस वाली लिस्ट में डालते हैं और जो ज्यादा करती है उसको इस वाली में डाल देते हैं। न्यूज में क्यों है कि इंडिया इसी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। तो पॉइंट ये आ रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन जिसको बोलते हैं, बवाल की जड़ कहां है। बवाल की जड़ जो वो यूएसटीआर बता रहा है वो बता रहा है सेक्शन 3D, 3 डायमेंशनल नहीं है, ऑफ पेटेंट एक्ट 1970। कह रहे ये है बवाल, दिस इज अ बवाल। और बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां तक स्टोरी समझ में आ रही है, बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। 1970 पेटेंट एक्ट 70 है 70। अच्छा कोई बात नहीं। एक्चुअली इससे पहले भी पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट था 1911 का, तो उसको ओवरकम करके 1970 में पेटेंट एक्ट 1970 आ गया जो कि पेटेंट से रिलेटेड बात करता है। ठीक है, देखो अब ये सेक्शन 3D है क्या पेटेंट एक्ट का, यहां तक हो गया ना। अब देखो पेटेंट एक्ट में दो कॉन्सेप्ट हैं, अब पूरा डिटेल में नहीं जाना, पता चला पेटेंट एक्ट पढ़ने लगे, ये नहीं करना। जो एक्ट होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक है सेक्शन 3 इसी पेटेंट एक्ट का, और एक है सेक्शन 3D, ये है इसका एक्ट का। देखना सेक्शन 3 बोलता है उन कंडीशंस को बताता है कि जिसकी वजह से किसी का पेटेंट उसको नहीं दिया जाएगा या उसको रोका जाएगा या उससे ले लिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई पर्सन ऐसी मैलिशियस एक्टिविटी करता है जिससे उसके पेटेंट को उससे लिया जा सकता है या उसको नहीं दिया जाएगा, वो सेक्शन 3 में, मतलब किसी को पेटेंट ना देना, कैसे नहीं दिया जाएगा वो सारी बातें सेक्शन 3 में डिफाइन है। लेकिन जो सेक्शन 3D है वो एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, वो बोलता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, इस कॉन्सेप्ट की जो बात है वो सेक्शन 3D में की गई है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। और इसी एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट से किसको बवाल है, प्रॉब्लम है यूएसए को। अब ये होता क्या है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या है। जैसे जनरली इंडिया में क्या रूल है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी चीज के लिए पेटेंट मिलता है तो कितने समय तक रहता है उसके पास, 20 ईयर्स रहता। अब 20 ईयर्स के बाद क्या होगा, जैसे कोई मेडिसिन है तो पेटेंटेड के बाद जेनरिक हो जाएगी। अब होता क्या है कि ये जो जिनको 20 साल का पेटेंट मिला था, अब इनका जब ये 20 साल के बाद खत्म हो जाएगा, तो जैसे ही 20 साल खत्म होने वाला होता है तो ये जो ओनर है ना उस पेटेंट के, वो उस पर्टिकुलर पेटेंट में हल्का सा कुछ चेंजेस करते हैं और कहते हैं फिर से हमने नया चीज इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये चीज इंडिया में एक्सेप्टेबल है। अब 20 साल का फिर उनको हो जाएगा, 40 साल के बाद तो मर ही जाएंगे ना, अब पैदा होते हुए थोड़ी ना पेटेंट बना लिया होगा कुछ है। जैसे कोई दवाई होती है, मेडिसिन होती है, तो कहते नहीं पेटेंटेड दवाइयाँ थोड़ी महंगी मिलती हैं। हाँ, क्यों मिलती महंगी, क्योंकि जो पेटेंट वाले के ओनर को भी पैसा बहुत सारा जा रहा होता है। हाँ, अब 20 साल उसके पेटेंट के हो गए,
अब सबको फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए ना दवाई, तो पेटेंट के बाद जो दवाइयाँ फ्रीली मिलने लगती हैं उसको जेनरिक बोल देते हैं मेडिसिन। इज दैट क्लियर? तो इंडिया में क्या है कि पेटेंट 20 साल के लिए है। अब 20 साल के बाद पर्सन जो आता है पेटेंटेड वाला क्या करता है, थोड़ा सा चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद वो क्या करता है, इसमें चेंज कर दिया, अरे वो हमें लगा कोई देख रहा है, फिर से कहता है कि भैया मैं फिर से पेटेंट कर, तो हमने कुछ नया इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसको 20 साल के लिए मिल गया पेटेंट। ये दर्द है। अरे नहीं, मैं मुझे लगा सर आ गए। लिसन, इज दैट क्लियर? ये है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। अब इसी से उसको बवाल है, हाँ तो होने दो बवाल, हम क्या करें? अब हमारा काम क्या है, हमें फैक्ट्स पढ़ना है। अब काम क्या है, आपका काम क्या है, ये समझ गए व्हाट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, सेक्शन 3D ऑफ 1970 पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना क्या है, ये जो कंट्रीज है ना प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, इनको याद करना है। वो ये चाहता है कि हटाओ इसको हटाओ, ये गलत है। हाँ, इंडिया वालों का तुम हटाओ, गलत कर रहे हो, तुम रिन्यू कर रहे हो यार, तुम कुछ नया इन्वेंट करो। इशू यही है कि जैसे मान लो, अगर मान लो कि यूएसए की सेम दवाई इंडिया में आना चाह रही है, और वो आएगी थोड़ी महंगी, और इंडिया वाले उस चीज को थोड़ी सस्ती करके बेच रहे हैं, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि यार ट्रेड जो हो वो बैलेंस्ड वे में होना चाहिए, तुम गलत प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो। अब देखो मैटर क्या है, क्यों यूएसए हमारे ऊपर आंख दिखा रहा, क्यों बोल रहा? इस वजह से बोल रहा क्योंकि यूएसए भी उसी का पार्ट है जिसका हम पार्ट हैं, ट्रिप्स एग्रीमेंट। और ट्रिप्स एग्रीमेंट किसका पार्ट है? डब्ल्यूटीओ का। उरुग्वे राउंड याद है? नहीं याद है। ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये जो है ये डब्ल्यूटीओ का पार्ट है, और डब्ल्यूटीओ की अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, तो उरुग्वे राउंड की जो मीटिंग हो रही थी ना, उसमें ही ये सब चीजें बनी फिलहाल। तो इंडिया भी इसका पार्ट है ट्रिप्स का, यूएसए भी पार्ट है। ये संस्था क्या कहती है कि भैया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ भी हो तो सब लोग एक बैलेंस वे में चलो भाई, ज़्यादा छीनाफाची मत करो। अब यहाँ पे अमेरिका कह रहा है कि यहाँ पर सेक्शन 3D है, हमारे राइट्स का हर्ट हो रहा है, तो उसने कहा अच्छा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, हम अपने ही कुछ बनाए दे रहे हैं, तो उसने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब यहाँ पे और भी चीज़ है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उससे इंडिया को हटा दिया। अब क्या होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, क्या होता है? अब देखो होगा क्या, या तो ट्रिप्स कुछ एक्शन लेगा तो ठीक है, नहीं लिया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी, तो तुम पब्लिश करते रहो, हमें क्या है। तो अमेरिका कुछ तो स्टेप लेगा, तो अमेरिका के यहाँ एक कॉन्सेप्ट चलता है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, GSP। इसका मतलब क्या होता है कि अमेरिका की ये एक बहुत ओपन हार्टली पॉलिसी है कि वो कुछ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको बोलता है कि तुम अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, हम उसको पहले प्रायोरिटी बेस पे एक्सेप्ट करेंगे। तो इंडिया को भी पहले उस लिस्ट में रखा था, तो अगर एक सामान लंदन से आ रहा है और एक सामान इंडिया से आ रहा है तो वो इंडिया को पहले प्रायोरिटी देता था, तब जब GSP में इंडिया थी। अब कहा तुम बेटा हमारा काम नहीं करो, तुमको हम यहां से लात मार देंगे, भागो यहां से। तो ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है, याद क्या रखना है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंपल सी बात याद रखनी है। स्पेशल 30 रिपोर्ट यूनाइटेड स्टेट का एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वाले पब्लिश करती है, जो कि एनुअली होती है। उसमें 2 तरह की लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, दूसरी है वॉच लिस्ट। अप्रोक्सीमेट में 33 कंट्रीज हैं। आपका पर्पस क्या है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में इंडिया के अलावा कौन कौन सी कंट्री है पता है? चाइना भी है, सऊदी अरेबिया है, यूक्रेन है, वेनेजुएला है, इसी तरह की और भी कंट्रीज हैं। रशिया बहुत कुछ है ही नहीं वहाँ पे, जब ट्रेड ही उनके साथ नहीं हो रहा तो कहाँ हो जाएगा भाई। रशिया 2 धुरी अलग अलग, ठीक है। आपको इन कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, अभी खत्म नहीं हो, रुको। हमने क्या बोला, क्यों आंखें दिखा रहा है यूएसए में, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रिप्स। तो व्हाट इज ट्रिप्स, रुको। ट्रिप्स इज अ एग्रीमेंट और सो कॉल्ड एज की एक ऐसी चीज है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर काम करती है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ WTO। अब यहां ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित ये इंटरनेशनल इवेंट है, एग्रीमेंट है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से हैं? ट्रिम्स भी है, उसके अलावा बर्न कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन। देखना देखो यही सब होता है, झमेला इसी में फंसेगा। पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन, बुडापेस्ट ट्रीटी नॉट कन्वेंशन,
देख रहे हो, ये कुछ और भी वर्ड है, बर्न कन्वेंशन, बुदापेस्ट ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, ठीक। बर्न भी आईपीआर से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है ये देखना है आपको। पेरिस कन्वेंशन क्या है, ध्यान रखना, ये क्लाइमेट चेंज वाला मत लगा देना, इट इज अ डिफरेंट, इट इज रिलेटेड, अभी दिमाग में आ रहा था ना, ये आईपीआर से संबंधित है। ये क्या है, पेरिस कन्वेंशन, वो क्या है, पेरिस एग्रीमेंट, वो है पेरिस एग्रीमेंट है वो, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ, बुडापेस्ट ट्रीटी, ये भी आईपीआर से संबंधित। एक है बुडापेस्ट कन्वेंशन बुडापेस्ट कन्वेंशन, ये पता है साइबर क्राइम से रिलेटेड है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट है। पता है इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? इंडिया देखो इसका मेंबर है, ये हम बता दे रहे हैं, इसका भी मेंबर है, इसका भी मेंबर है, पेरिस एग्रीमेंट का भी मेंबर। बुडापेस्ट का है या पूछ रहे तो नहीं ही होगा, आंसर है नहीं ऑब्वियस बात है। इज दैट क्लियर? ये देख लेना कि क्या क्या है, बहुत पुरानी है ये, आई थिंक ये 1883 1886, और बुदापेस्ट अभी रिसेंटली है, देख लेना इसमें क्या है, आईपीआर से संबंधित है। बस आज बहुत है। हाँ, और एक काम और छोटा सा, हाँ ये देखो, हाँ देख लो, ये जो ट्रिप्स है, ये जो बात करता है किसके ऊपर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, आईपीआर के ऊपर। आईपीआर इस ट्रिप्स में कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के आईपीआर, कितने प्रकार के हैं, मैं बता रहा हूं 7 प्रकार के। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जीआई टैग, हाँ, और क्या है, पेटेंट, और क्या है, सब हम ही बता दें क्या? हाँ मतलब जो भी कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड सीक्रेट है, ऐसे कुछ है, जो भी होगा देखना, 7 हैं, ध्यान रखना। बस लास्ट वाला क्या पता, ट्विन डेफिशिएंट, हाँ वो कल बता दे, अब क्वेश्चन उस पर पूछेंगे। हाँ ये बताओ, इंडिया का पिछले 10 सालों में फिस्कल डेफिसिट का ट्रेंड क्या है, और साथ ही साथ करंट अकाउंट डेफिसिट का ट्रेंड क्या है? क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द 10 ईयर्स। हाँ मैं चाह रहा हूं एकदम एग्जैक्ट बता। 2018 में नहीं, 2020 में, 18 साल के बाद ऐसा हुआ था। देखो 18 को 2018 में लगा दिया, हाँ ध्यान रखना, और आ गया था। तो ये सब चीजें होती हैं। तो व्हाट इज द ट्रेंड एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू द फिस्कल डेफिसिट एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स? 10 साल का ट्रेंड क्या है? तो क्या देखोगे जब, तो ऐसे फिगर मिलेगा, ऐसे हैं, ऐसे भाग रहा होगा, लगेगा किसी की हार्ट बीट हो रही है, ऐसा कुछ होगा। अब वो क्या है, ट्रेंड को एनालाइज करना है। कभी कभी ट्रेंड ऐसा होगा, ऐसे भाग रहा होगा, तो अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, ट्रेंड देखना है। What is the trend analysis of fiscal deficit and the current account deficit for the last 10 years? आ गए तुम, आ गए तुम भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना। हाँ, और कुछ पूछ लें तुम लोग, रुक जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, इज ट्विन डेफिसिट इज ऑलवेज बैड फॉर अस और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्विन डेफिसिट? साइमल्टेनियसली हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट। इज इट ऑलवेज गुड, ऑलवेज बैड और न्यूट्रल? इट इज बैड। अब बैड नहीं है तो मैडम चिल्ला क्यों रही हैं? हाँ मतलब कि एक लेवल के बाद, थ्रेशोल्ड लेवल के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। एक लेवल, हाँ अरे भैया, एक लेवल के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर रेगुलर बेसिस पे ये हो गया तो कहीं ना कहीं इशू हो सकते हैं। एक इसी में और भी चीज़ है, अगर ये ट्विन डेफिसिट हो गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? If there is a problem of twin deficit is taking place, then what will you do to reduce these such problems? How? Then you have to devaluate your currency.
हम शरीफ नहीं है, वी आर नॉट द वेरी गुड पर्सन, हम कर सकते, वी कैन डिवेलुएट, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। कल पढ़ाया ना क्या हुआ है, फेड है ना, उसकी वजह से हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज डॉलर इज नॉट स्ट्रेंथनिंग, रुपीज इज स्लाइडिंग। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। देखो क्या है कि हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना पड़ेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट जिससे कम होगा, जैसे कैपेक्स के ऊपर हम खर्चा ज्यादा करेंगे, ना कि नॉन कैपेक्स के ऊपर। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे मत देखा, हमें लगता कुछ आता नहीं। ठीक है, ऐसी बातें देख ला, चीजें और रहेंगी। आगे बात करते हैं इसके बाद, बाकी सर आ रहे हैं।